वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। अमरीकी और रूसी वज़ीर ख़ारजा आज वाशिंगटन डीसी में मुलाकात कर रहे हैं। एजेंडा क्या होगा ये बताएंगे आपको चंद ही लम्हों में। और भी इसके अलावा आज के शो में क्या कुछ शामिल है उसकी झलक देखते हैं और शुरू करते हैं व्यू 360। भारत की कांग्रेस पार्टी मुल्क के अंदर और बाहर बदलते हालात को कैसे देख रही है? क्या आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी मुमकिन भी है? और अमेरिका में दो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की जिंदगी। अमेरिका की अंदरूनी सियासत हो या फिर खारिजा पॉलिसी, रूस एक अहम प्लेयर के तौर पर नजर आ रहा है। आज वाशिंगटन की टॉप न्यूज़ है सदर ट्रंप की जानिब से FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी की बरतरफी, जिससे रूस की अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात मुतासर हो सकती हैं। जबकि 2013 के बाद आज पहली मरतबा रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव भी वाशिंगटन आ रहे हैं, जहाँ वो अपने अमरीकी हम मनसब रेक्स टिलरसन से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर शाम और यूक्रेन के हालात पर गुफ्तगू मुतवक्को है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा नदीम याकूब के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नदीम, FBI की तकरीबन 100 साल तारीख में सिर्फ ऐसा दूसरी मरतबा हुआ है कि सदर ने FBI के डायरेक्टर को ओहदे से हटाया हो। क्या वजूहात सामने आ रही हैं? अगर आपको याद हो सारा, इलेक्शंस के गुज़श्ता साल जो अमरीकी इलेक्शंस हुए उसके चंद माह पहले यहाँ पर एक बड़ा एक तनाज़ा शुरू हुआ था, जो कि उस वक़्त की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स और उनके प्राइवेट सर्विस के बारे में था, जिसमें कहा गया था कि उनकी कुछ ईमेल्स जो हैं उनकी एक करीबी साथी हुमा आबदीन ने शेयर की अपने खावंद के साथ, और उनमें जो ईमेल्स थी उनमें कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। उस वक़्त जो FBI के डायरेक्टर थे जेम्स कोमी, उन्होंने इसमें FBI ने इन्वेस्टिगेट किया और इलेक्शन से चंद माह पहले कहा कि ये मुकदमा, इसमें कोई सदाकत नहीं है और इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए, इस पे समाअत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलेक्शन से 11 दिन पहले उन्होंने एक बहुत ही ड्रामाई अंदाज में उन्होंने कहा कि हम दोबारा, हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल सामने आया जिसके बाद हमें ऐसे लगता है कि इसके बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी इलेक्शंस के दौरान, उन्होंने इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया FBI के डायरेक्टर को। और अभी चंद रोज़ पहले ही, गुज़श्ता हफ्ते ही, सेनेट की एक हेयरिंग में जेम्स कोमी ने कहा था कि ये जो ईमेल्स थी जो हिलरी क्लिंटन की शेयर की गई थी वो हज़ारों की तादाद में थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इन्वेस्टिगेटर्स ने यह बताया कि ये हज़ारों नहीं थी, बल्कि चंद ईमेल्स में थी और वो भी क्लासिफाइड नहीं थी। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सदर को मशवरा दिया। इस तरह की स्टेटमेंट हमारे सामने वाइट हाउस से आई कि उनके मशवरे पे जेफ सेशंस के सदर ने उनको बरतरफ किया, क्योंकि कहा गया कि वो अब अहल नहीं रहे FBI की क़यादत करने के। बेसिकली हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स का मामला है जिसने जो जेम्स कोमी को अपने ओहदे से बरतरफ करा दिया। लेकिन सियासी जमातों का खासतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि उनको पहले तो ये तनकीद की जा रही थी जेम्स कोमी पे डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से कि इलेक्शन हरवा दिया, लेकिन वो फिर सदर पे चेक्स एंड बैलेंसेस की भी एक फोर्स देख रहे थे कोमी को, क्योंकि वो रूस की मुबैना दखल अंदाजी की भी तहकीकात कर रही थी और उसके ट्रंप कैंपेन के साथ ताल्लुकात पे भी गौर कर रही थी। बिल्कुल। अभी आप देखें, गुज़श्ता एक्चुअली ड्यूरिंग पिछले कुछ चंद दिनों में ही हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनकी जो शिकस्त के ज़िम्मेदार हैं वो जेम्स कोमी का वो बयान था। तो डेमोक्रेटिक पार्टी अभी भी, और ख़ुद हिलरी क्लिंटन ने चूँकि कहा, वो उनको शदीद जेम्स कोमी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो काफ़ी उनके सख्त बयानात हैं। जैसे कि जो चक शूमर हैं, जो सेनेट के माइनॉरिटी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि ईवान के दोनों हाउसेस जो हैं वो रूस जब इंतखाबात के दौरान जो इनकी कैंपेन के सदर ट्रंप, उस वक़्त उम्मीदवार ट्रंप जो थे, उनकी कैंपेन के कुछ लोग जो थे उनके रूस के साथ रवाबित थे और रूस मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा था, इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था। उसी हवाले से अगर आप देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह थे माइकल फ्लिन, उनको हटाया गया इस अपने ओहदे से। तो वो चक शूमर कह रहे हैं कि वो तहकीकात अभी हो रही हैं
तो ये सदर ट्रंप की जानिब से उन तहकीकात पर पर्दा डालने की कोशिश है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो मामला है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसलिए जेम्स कोमी को बरतरफ किया गया है। और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है कि इस हवाले से जो रूस के और अमेरिका के सदर ट्रंप की इंतजामिया के लोगों के ताल्लुकात हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए। ठीक, तो ये भी बता दीजिए कि आज जो वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात हो रही है रशियन और अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये पहले भी हो चुकी है मॉस्को में, तो इस आज की मुलाकात में डीसी में कोई अहम पेशरफ्त की तवक्को है, किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, इनकी पहले भी मॉस्को में मुलाकात हुई थी और ये दूसरी मुलाकात है जो हो रही है। यहाँ पर जो वाशिंगटन में माहिरीन है उनका कहना है कि दोनों जो रहनुमा है उनके जो एजेंडा है इस मुलाकात का, उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। उसमें सर फहरिस्त शाम होगा और ये जो रूस और अमेरिका जो सदर ट्रंप की इंतज़ामिया के जो कुछ लोग हैं उनके जो आपस में रवाबत हैं उसके बारे में भी शायद रेक्स टिलरसन उनको आगाह करेंगे। इसी बारे में एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए। ऐसे में जब रूस में दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी की शिकस्त की याद में विक्ट्री डे की सालाना तकरीबात हो रही हैं, रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव अपने अमरीकी हम मनसब रेक्स टिलरसन के साथ मुलाकात के लिए वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। इससे कबल गुज़श्ता माह दोनों की मुलाकात मॉस्को में हुई थी और माहिरीन का ख्याल है कि एक बार फिर दोनों की तवज्जो शाम के मसले पर होगी। शाम के मामले पर हम दोनों का एक ही मौक़िफ़ है कि वहाँ खाना जंगी ख़त्म हो, एक नई बुरी हुकूमत के लिए लाहे अमल तैयार किया जाए जो शामी अवाम के लिए काबिल कबूल हो। मगर जब आप तफसीलात में जाते हैं तो फिर लगता है कि हमारे दरमियान किसी बात पर इत्तेफाक राय नहीं। अलेक्जेंडर वॉशबॉ एक अमरीकी सफारतकार हैं। वो कहते हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान बुनियादी इख्तलाफ इस बात पर है कि आया मुस्तकबिल में सदर बशारुल असद का कोई किरदार होना चाहिए या नहीं। अमेरिका और कुछ और ताकतों का मौक़िफ़ है कि उन्हें इक़्तिदार से अलग हो जाना चाहिए, मगर रूस उनकी हमायत करता है। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान में रूस की जानिब से गुज़श्ता साल के अमरीकी इंतख़ाबात में मुदाखलत के बारे में जारी तहकीकात पर भी तशवीश पाई जाती है। उनकी ख्वाहिश होगी कि टिलरसन इस बारे में लावरोव को आगाह करें। ये हमारे मुल्क पर हमला था, उन्होंने अमरीकी इंतख़ाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। ये एक संजीदा मामला है, हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि रूस पर इजाफी पाबंदियाँ आयद की जानी चाहिए। आज वाशिंगटन में मुलाकात के बाद दोनों वज़राए ख़ारजा जुमेरात को अमरीकी रियासत अलास्का में एक इजलास में शरीक होंगे। जी, ये जो अलास्का में मुलाकात है ये आर्कटिक सर्कल काउंसिल के मेंबरान की मुलाकात है, जिसमें स्कैंडिनेविया के शामिल स्कैंडिनेवियन मुमालिक के वज़रा भी शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया नदीम याकूब, हमें अपडेट रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। और अब बात करते हैं पाक भारत ताल्लुकात की। 1947 से अब तक भारत की तारीख में कांग्रेस पार्टी 10 मरतबा इक़्तिदार में आ चुकी है और 49 साल इस जमात ने भारत पर राज किया है। इन दिनों खुद को सेक्युलर कहलाने वाली ये जमात भारत के अंदर मजहबी बुनियाद परस्ती की सियासत का मुकाबला कर रही है। लेकिन मुल्क के अंदर और बाहर बदलते हालात को ये जमात कैसे देख रही है? अमान अजहर ने पार्टी के मरकजी तर्जुमान मीम अफजल से वाशिंगटन में बात की और सबसे पहले यही जानने की कोशिश की कि मसला कश्मीर के हल में सियासी रुकावट क्या है। बुनियादी जो मौक़िफ़ है हिंदुस्तान का, वो जो टेररिज़म है, इंतहा पसंदी है, उसको लेकर के है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर को लेकर है और हम भी कभी भी इससे इनकार नहीं करते कि हम कश्मीर पर बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से भारत हमेशा कहता रहा है कि वहाँ मदाखलत होती है, उसको लेकर के भारत बहुत सेंसिटिव है और होना भी चाहिए, इसलिए कि उसमें हमारे बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके नतीजे में भारत आज इस बात के लिए मजबूर हो गया है कि टेररिज्म के इशू को पहले डिस्कस किया जाए और बाकी चीज़ों को उसके बाद डिस्कस किया जाए। बस यही है शायद कशीदगी की सबसे बड़ी वजह। तो आपके ख्याल में क्या ये स्ट्रेटजी के पहले दहशतगर्दी पर बात होगी तो बाकी मामलात पर गुफ्तगू, क्या ये इसके बायस मामलात आगे बढ़ रहे हैं या इसी के बायस सरदमोहरी का शिकार है? तो हमारी जो मौजूदा सरकार है, ज़ाहिर है मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, हम लोग वहाँ अपोजिशन में, आज को इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ अपोजिशन में है।
हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम सब चीज़ों को साथ लेकर चलते थे और बात करने की कोशिश करते रहते थे पाकिस्तान से, और करते भी थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने तय किया है कि जो टेररिज्म है उसको पहले डिस्कस करना चाहिए और उसके बाद दूसरी बातें होंगी। हमारी जो वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा हैं, उन्होंने, मुझे याद है, एक तकरीर में ये बात कही थी कि हम कश्मीर के इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया, इसलिए कि तो हमारा बायलैटरल इशू है। लेकिन उससे पहले हम लोग टेररिज्म के बारे में बात करें और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि एक अच्छे माहौल में, एक पुरअमन माहौल में फ़ज़ा जो है वो साजगार हो। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट तो हमारा 70 साल से है, कश्मीर को लेकर के है, तो इसलिए इस पे ज़रूरी है कि हम दोनों तरफ से सीरियसली ये बात सोचें कि हम किस हद तक जा सकते हैं और क्या हमारे अवाम इस दुश्मनी के माहौल को कितने अरसे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। भारत की मौजूदा हुक्मरान जमात के इक़्तिदार में आने के बाद से इस तासुर को हवा मिली है कि ख़ुद भारत भी मजहबी इंतहा पसंदी की लहर की जद में है। तो इस रुझान के ख़ुद भारत के लिए और उसके पड़ोसी ममालिक के लिए क्या मज़मरात हो सकते हैं? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ आज यकीनन मैं आपसे किसी हद तक इत्तेफाक करूँगा कि मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ाने की कोशिश की गई है और उसके नतीजे में एक पार्टी को कुछ कामयाबी भी मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये देर पा नहीं होगी। उनको भारत का जो बुनियादी आईन है उसकी हदों तक ही जाना पड़ेगा और उससे बाहर वो अगर निकलेंगे तो ये खुद उनके लिए भी और मुल्क के लिए भी कोई नेक फाल नहीं होगी। पिछले इंतखाबात में कांग्रेस की जो नाकामी है उसको क्या सेकुलर सोच की भी नाकामी के तौर पर देखा जाए? ये कभी हो ही नहीं सकता कि भारत में कोई सेकुलर सोच के बारे में ये सोचे कि वो ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने 1977 में भी ऐसी सिचुएशन देखी थी जब इंदिरा जी इलेक्शन हार गई थी। उसके बाद 89 के अंदर भी राजीव गांधी इलेक्शन हार गए थे और एक दूसरी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई थी और लोगों ने कहना दोनों मौक़ों पर ये कहा कि मुल्क की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो ऐसा ही दौर हम पहले भी देख चुके और कांग्रेस फिर वापस आई, और आज भी अगर ऐसा हुआ है तो मुझे पूरा यकीन है कांग्रेस फिर वापस आएगी, इसलिए कि कांग्रेस अपने नज़रियात से ज़िंदा है। मीम अफजल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू VOA उर्दू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाक भारत ताल्लुकात और मसला कश्मीर के बारे में मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर सादिया तूर से, जो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मुंसलिक हैं और इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारा राब्ता सादिया से थोड़ा ड्रॉप हो चुका है, तो हम ऐसा करते हैं कि वापस चलते हैं अपने पैकेज की तरफ, जो कि बिल्कुल हमारे पास आज बहुत सी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। तो मैं सोच रही थी कि हम शो से पहले अपना साउंड चेक करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हमारी आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत से लोग आवाज़ों के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा बन टावर के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। और स्काइप से हमारा राब्ता जो है वो मेरे ख्याल में दोबारा हो गया है। बिल्कुल। सादिया आप हमारे साथ हैं? जी सादिया, आपने मीम अफजल की गुफ्तगू सुनी और भारत का मौक़िफ़ भी सुना और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी सब वाकिफ़ हैं। तो मगरिब में और ख़ास तौर से अमेरिका में कश्मीर के मसले को जनूबी एशिया के ख़ित्ते के चैलेंज के तनाजुर में किस नज़र से देखा जा रहा है? मेरा ख्याल है कि मसला हमेशा से ये रहा है पाकिस्तान और इंडिया में कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो कश्मीर के इशू को सिर्फ अपनी स्टेट इंटरेस्ट के लेंस से देखते रहे हैं। तो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कश्मीर का जो इशू है वो बाकी दुनिया में किस तरह देखा जाता है। और आप कश्मीर के ख़ास तौर पर पिछले साल से जो तहरीक फिर से उठी है और उसकी जो कवरेज आई है सोशल मीडिया में और न्यूयॉर्क टाइम्स तक में, उससे आप देख सकते हैं कि एक तरह से कश्मीर का इशू जो है वो फ़लस्तीन के इशू के एक तरह से एनालॉजी है कि एक कश्मीरी खुद समझते हैं कि इंडियन स्टेट जो है वो एक कॉलोनाइजिंग स्टेट है और वो उसके ख़िलाफ़ पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं। और ये जो उनकी लाइन है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पहले जो है आम जो है पॉपुलेशन तक बाहर नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ही आप जा सकते थे। अब चूंकि सोशल मीडिया है
تو اس لیے کشمیریوں کی اپنی آواز بھی باہر تک پہنچ رہی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز تک میں جو کوریج اب آتی ہے، پچھلے سال وہ پیلٹ گنز کے جو استعمال تھا بھارتی سیکیورٹی فورسز نے جو کیا تھا کشمیریوں کے خلاف، وہ نیو یارک ٹائمز تک پہنچ گیا تھا. سو اس کی وجہ سے جس طرح فلسطین کے ایشو پہ پاپولر اوپینین امریکہ میں بدل رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ بھی بدلنا شروع ہو گیا ہے. جی بالکل. اور بریفلی مجھے بتائیے گا کہ میم افضل نے جیسے اپنے انٹرویو میں موجودہ بھارتی حکومت کی کسی بھی اور ایشو سے پہلے پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے مسئلے کے حل کی بات کی ہے. اس وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مزاحمت کی تحریک میں تیزی آئی ہے. کیا بی جے پی حکومت کی اس پالیسی کا رد عمل کہا جاتا ہے اس تحریک میں تیزی کو؟ یہ جی بالکل، یہ لمیٹڈ سینس میں جو تحریک کی تیزی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس میں بی جے پی کانگریس کا کہ ایز سچ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 70 سال میں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ جو کانگریس ہے وہ میجورٹی جو اس ٹائم میں ہے وہ انڈیا کی پارٹی رہی ہے، رولنگ پارٹی رہی ہے، اور دس از سم تھنگ جو لیفٹ سے لے کے رائٹ تک جو ہے انڈیا میں پولیٹیکلی یہی اوپینین ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا جو ہے انٹوٹ انگ ہے. تو یہ چیز جو ہے اب یہ چینج ہونی شروع ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کم از کم اسٹوڈنٹس کے لیول پر اگر آپ دیکھتے ہیں جے این یو کے جو پروٹیسٹ پچھلے سال ہوئے ہیں، سو اس میں جو ہے چینج آیا ہے. اسی لیے اب آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کا رد عمل جو ہے ان اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کے خلاف وہ بالکل. سعدیہ، ڈاکٹر سعدیہ بہت شکریہ ہمیں نیو یارک سے وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس وقت آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں کلبھوشن جادو کی سزا کے معاملے میں پاکستان اب کن اقدامات پر غور کر رہا ہے، اور پچھلے چند گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے بعض اہم واقعات اور خبروں کی جھلک دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ نیٹو کے ملٹری حکام کی جانب سے افغانستان میں مزید فوج بھیجنے کی درخواست پر فیصلہ چند ہفتوں میں سامنے آ جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ فیصلے کا انحصار افغانستان میں نیٹو کے مشن کی نوعیت پر ہوگا. ترکی کے نائب وزیر اعظم نے امریکہ کی جانب سے شامی کرد باغیوں کی فوج کو اسلحے کی فراہمی کے اعلان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ کردوں کی حمایت کی پالیسی ختم کر دے گا. جنوبی کوریا کے نومنتخب صدر من جے ان نے تاریخی جیت کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ جزیرہ نما کوریا کے خطے میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں گے. برازیل میں 2017 کی ورلڈ سرفنگ لیگ چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے. 1 سے 2 میٹر اونچی سمندری لہروں پر سرفنگ کے لیے دنیا بھر سے بڑے کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں. ثاقب یہ بتائیں، آپ آن لائن اپنی پرائیویسی کی فکر کرتے ہیں؟ بالکل کرتے تو ہیں، لیکن آن لائن جائے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. بالکل، آن لائن زندگی جو ہے وہ اب ہم سب کے لیے ہی بہت کہہ لیجیے کہ کامن ہو گئی ہوئی ہے. ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، ریسٹورینٹس میں چیک ان کرتے ہیں اور پھر اپنی ہر ایکٹیویٹی کو بہت پبلک کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہم ہیکرز کو اور جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں دونوں کو ہی ایک خزانہ دے دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں پرائیویسی، آن لائن پرائیویسی اور ڈیجیٹل پرائیویسی ممکن ہے بھی یا نہیں؟ اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. یہ ٹیکنالوجی سے متعلق 2 غیر منافع بخش اداروں موزیلا اور ٹیکٹیکل ٹیک کلیکٹیو کی جانب سے لگائی جانے والی نمائش ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ان طریقوں کی ایک جھلک دکھانا ہے جس کے ذریعے انٹرنیٹ پر ان کی ذاتی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں. جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو اکثر کسی غیر مادی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم اسے ایک محسوس کی جا سکنے والی چیز کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ کتابیں جن میں سوشل نیٹ ورک سائٹ لنکڈ کے 2012 میں لیک ہونے والے 47 لاکھ پاسورڈز موجود ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے اثر و رسوخ کو سمجھانے کے لیے ایپل کے سرمایہ کا امریکہ کے وفاقی بجٹ سے موازنہ بھی یہاں واضح کیا گیا ہے. یا پھر وہ تمام کمپنیاں جو گوگل نے یا تو خریدی یا جن میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، تقریباً 600 کے قریب. مارک زکربرگ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا گیا. جب انہوں نے یہ گھر خریدا تھا تو اس کے آس پاس کے 4 گھر بھی خریدے تھے تاکہ وہ اپنی پرائیویسی کی حفاظت کر سکیں. ایسا کرنا شاید ایک ارب پتی کے لیے تو ممکن ہو، لیکن ایک عام شخص کیسے اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرے؟
इसके लिए ग्लास रूम बगैर पैसों के डेटा डिटॉक्स किट्स फराहम करता है, जिसमें आपकी डिजिटल सरगर्मियों को महफूज रखने के तरीके बताए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स से लोगों को ये फैसला करने में मदद मिलेगी कि कौन सा डेटा रखा जाए और किस पर आपका कंट्रोल हो। नुमाइश में आने वालों को न्यूज़ ट्वीक नामी ऐप के इस्तेमाल से हैकर बनने का भी मौका मिलता है, ताकि ऑनलाइन खबरों को पब्लिक वाईफाई के जरिए तब्दील कर सकें। लेकिन टेक्नोलॉजी के परेशान कुन मज़मिरात के बावजूद ऐसी मददगार ऐप्स भी हैं, जैसे पैराबॉन स्नैपशॉट, जो डीएनए नमूनों के जरिए चेहरे के नकूश जैसे जिल्द, आंखों और बालों के रंग की असर नौ तख्लीक कर सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये सॉफ्टवेयर गैर शनाख्तशुदा वाक़यात का पता लगाने में मदद कर सकता है। बिलाशुबा लोगों की निजी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिशें बढ़ती रहेंगी, लेकिन ग्लास रूम के नुमाइंदों के पास सबको एक कदम आगे रखने की सलाहियत मौजूद है। सबसे बड़ा चैलेंज इस तमाम इल्म को ज्यादा से ज्यादा अफराद तक पहुँचाना है, वो इल्म जिनसे डिजिटल प्राइवेसी और ऑनलाइन सिक्योरिटी जैसे मामलात पर बात जारी रखने में मदद मिल सकेगी। टीना ट्रिन के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। बिल्कुल सारा, डिजिटल प्राइवेसी और ऑनलाइन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट सिक्योरिटी हर 1-2 महीने के बाद चेंज करता रहता हूँ। हाँ, लेकिन आप जितनी तस्वीरें अपनी पोस्ट करते हैं और जितनी अपडेट्स देते रहते हैं, मुझे लगता है सबको हर वक्त पता होता है कि आप कब कहाँ हैं, राइट? लेकिन फिर भी प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। अच्छा, हमने उस वक्त बात की थी जब हमारा स्काइप गड़बड़ कर रहा था कि हम अनोइंग किस्म की जो आवाज़ें होती हैं और कुछ आवाज़ों के बारे में लोगों की बड़ी एक कह लें कि सेंसिटिव सा रिएक्शन होता है, तो ये मुझे बताएं कि कोई आवाज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल, आज मुझे स्काइप ड्रॉप होने की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर मैं सही जवाब दूँ तो आप नाराज़ हो जाएंगे। वेरी फनी, थैंक यू वेरी मच। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर लोगों को नापसंद होती हैं, लेकिन कुछ लोग भी आवाज़ों के मामले में कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल, और जैसे लफाफा हिलाने की आवाज़, ऊंची आवाज़ में चबाने की, चीखने चिल्लाने की, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं ये आवाज़ें, और साइंसदानों ने तहकीक की है कि इसकी वजह क्या है। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि आवाज़ों के मामले में ज़्यादा हसास लोगों के दिमाग का वो हिस्सा जो जज्बाती रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक है, आम लोगों की निस्बत थोड़ा छोटा होता है। इसके लिए साइंसदानों ने बहुत से रज़ाकारों को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनवाई और उनका रद्द-ए-अमल रिकॉर्ड किया, और फिर उनके ब्रेन स्कैन्स देखकर ये नतीजा निकाला कि दिमाग का वो हिस्सा जो इन आवाज़ों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है कैसा दिखाई दे रहा है। वैसे आवाज़ों की जानिब इस गैर मामूली हसासियत का एक नाम भी है, और ये कहलाती है मीज़ोफोनिया। बिल्कुल, और ज़्यादा अभी बात हुई कि ज़्यादा चबाने की आवाज़, तो जैसे ऊंची आवाज़ में चबाना, लेकिन बन चबाते हुए बिल्कुल आवाज़ नहीं दिखती, तो आप एक वक्त में बगैर आवाज़ निकाले कितने बन खा सकती हैं? बगैर आवाज़ निकाले 1 या 2 मैक्सिमम। खाने के बजाय बन जमा करने का भी एक मुकाबला है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि हांगकांग के जनूब मगरबी जजीरे शैंगशाओ में बनों के बने मीनार से बन जमा करने का मुकाबला होता है, जिसमें शुरका सैकड़ों हज़ारों बनों से बने 14 मीटर ऊंचे मीनार पर चढ़ते हैं और वहाँ लगे ज़्यादा से ज़्यादा बन इकट्ठे करते हैं। आप ये मंजर देख सकते हैं कि कैसे मुकाबले में शरीक लोग ऊंचाई पर लगे इन बनों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मीनार की ऊंचाई पर लगे बन उतारने के लिए पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। ये मुकाबला एक मेले का हिस्सा है जो 18वीं सदी में शुरू किया गया था, जब वहाँ ताउन की वबा फैल गई थी। उस वक्त से वहाँ के लोग मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं और ताउन से बचाने के लिए बहुत से खुदाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। और बन जमा करने के अलावा दीगर तकरीबात में कागज़ के बने एक बुत को जलाना, शेर का नाच और आतिशबाजी भी शामिल है। ऑलराइट, ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू पर। कल फिर इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।